दर्दनाक तस्वीर जो हम देख रहे हैं सुबह से ही। और कितने लोग फंसे हैं इसका कोई औपचारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस समय डीजी ओडिशा पुलिस यहां आ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जहां पर हम मौजूद हैं ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट के नीचे जो ट्रॉली होती है वो ट्रॉली आप देख सकते हैं किस तरह से बिखर चुका है। थोड़ी देर पहले इस कंपार्टमेंट के अंदर से एक शव को निकाला गया था और अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की जो टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है कि अगर अंदर कोई फंसा है तो उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन जैसा आपने कहा कि जीवित रहने का जो संभावना है वो काफी हद तक कम नजर आ रहा है इस समय। लेकिन जोरों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इस समय चलाया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ नवीन पटनायक आ पहुंचेंगे और उसके बाद रेल मंत्री खुद यहाँ आएंगे। उसकी तैयारी भी यहाँ पूरी तरह से किया गया है। सवाल ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस तरफ हम इस समय खड़े हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस का बिखरा हुआ टुकड़ा हमें इस यहाँ पर दिख रहा है। अलग अलग हिस्से जो ट्रॉली का जो हिस्सा है देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो कंपार्टमेंट है उससे अलग होकर किस तरह से टूटकर बिखर चुका है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि एक बोगी जो मालगाड़ी है उसके ऊपर ये बोगी चढ़ चुका है। तो ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि 3 ट्रेनों का जो कॉलिजन है एक हाई इंपैक्ट कॉलिजन माना जा रहा है। ये एक एक्सीडेंट था या फिर कहीं की और किसी तरह की चूक थी, ये समझने की कोशिश में लगे हैं इस समय रेलवे के ऑफिशियल्स। जनरल मैनेजर साउथ ईस्टर्न रेलवे वो खुद भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओडिशा एसडीआरएफ की टीम लगातार अंदर जाकर अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स है उसे छानने की कोशिश में वो लगे हैं। अगर आपको यहाँ दिखाए ये जो हिस्सा है ये ट्रॉली का हिस्सा कहा जाता है। ये ट्रॉली का हिस्सा बेहद मजबूत होता है और पूरे कंपार्टमेंट में, लेकिन ट्रॉली का हिस्सा आप देख सकते हैं कंपार्टमेंट से अलग होकर ये कंपार्टमेंट का एक साइड दिख रहा है। और इस कंपार्टमेंट का जो अभी देखकर समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रॉली का हिस्सा है ये इस कंपार्टमेंट का है, लेकिन ये कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पलट चुका है और ये ट्रॉली का हिस्सा दूसरे छोर पर है और टुकड़ों में बट चुका है। यानी ये जो इम्पैक्ट था ये एक हाई इम्पैक्ट एक्सीडेंट माना जा रहा है। लेकिन क्यों हुआ, क्यों ये लोगों की जाने गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी तफ्तीश जरूर होगी। ये सवाल उठेंगे और इन सवाल का जवाब शायद रेलवे को ही देना होगा, जिस वजह से रेलवे के आला अफसर जो है यहाँ पर आ पहुंचे हैं। और दूसरे छोर पर आपको दिखाए कि नवीन पटनायक यहाँ पर कुछ ही देर में आ पहुंचेंगे, जिस वजह से इस इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और जो आम लोग है वो यहाँ पर मौजूद है इस समय और उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है लगातार। कुल मिलाकर जो स्थिति यहाँ पर अभी मंजर हमें देखने को मिल रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा इस मलबे को हटाने में और उसके बाद जो प्रायोरिटी यहाँ पर दिया जा रहा है कि अंदर कोई फंसा हो तो उसे पहले निकालना, उस पर वो प्रायोरिटी है। गैस कटर देकर अलग अलग जगहों पर काटा जा रहा है कंपार्टमेंट्स को ताकि अंदर कोई फंसा हो तो उसे निकाला जाए। जैसे इस कंपार्टमेंट के अंदर से थोड़ी देर पहले एक शव को बरामद किया गया है और दूसरे छोर पर गैस कटर लेकर एक और टीम वहां पर पहुंची है। कुल मिलाकर जो स्थिति काफी भयावह है, ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। और हम जब सुबह यहाँ पर आए थे शव एक के बाद एक पटरियों पर रखा हुआ था। एक दर्दनाक तस्वीर जो हमने देखा था। तकरीबन 230 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक दर्ज की गई है और 900 से ज्यादा लोग घायल रूप से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। उनमें से कुछ लोगों की जो स्थिति है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं कि आप अच्छा, यहाँ आम लोगों को यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया। ये बताएं कि कल जब हादसा हुआ था तो आप यहाँ पर थे? से लोकल आदमी है सर। आप लोकल यहाँ पे थे? आप क्या दिखा है? एक जोर से बड़ा घोस्ट लग रहा है और जो लाइन 25 kV का लाइन जो है वो जल गया, धुआं हो गया और सब आदमी, बहुत आदमी से करंट खा गया। इसको हमारे साथ में जो भी हम तकरीबन 1000 लोग को हॉस्पिटल लेके निकल गया और 200-300 तकरीबन डेड बॉडी भी निकल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिजली का जो तार था वो ट्रेन पर गिरा और वो उससे भी? ट्रेन पर नहीं, वो वाला जो पटरी में वही नंबर 1 में कॉमन लोग एक ट्रेन था, गुड्स ट्रेन। देन उसका जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है ना, वो इस ट्रैक में दिया है, वो सिग्नल दिया है। अभी तेजी से आ रहा है? बहुत तेजी, 160 तकरीबन 160 के 150। और यशवंतपुर जो दूसरे छोर पर, वो यशवंतपुर से निकलने के बाद 2 पटरी रह गया। इनका ये कंपार्टमेंट निकल गए, इनके बैठने बजने के लिए तो परेशान हो गया। वो 2 कंपार्टमेंट में अभी भी लोग निकल कर रहा है नीचे में, अभी भी देखिए ना। और यहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर में शुरू हुआ? इतना अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ 6 बजे तकरीबन 6
लेकिन वो रेस्क्यू के लिए आने के वाला 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के तब तक आप ही लोगों ने सहायता हाँ जो लोकल सब आप लोगों ने अंदर जो फंसे थे उनको निकाला? हाँ लोकल निकला, कुछ भी तो हमको संभव जितना है तो निकलता है। वो जनरल बग्गी में बहुत आदमी गिर। आप कह रहे हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस काफी तेज आ रहा था? काफी तेज आ रहा है, वो ट्रैक सिग्नल प्रॉब्लम था और कुछ नहीं। तो ये थे एक चश्मदीद जो कल आंखों देखी ये पूरी स्थिति को देखा था, और वो उनके साथ और कई लोग जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, ये आसपास के इलाके के रिहायशी थे, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर पहुंचे और लोगों को वहां से रेस्क्यू करना शुरू किया। लेकिन एक बात जो साफ हो गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो स्पीड थी वो काफी तेज थी। क्या इस स्पीड से, क्योंकि सामने ही स्टेशन है, तो स्टेशन के इतने बेहद करीब से जब कोई ट्रेन गुजरती है तो क्या जिस स्पीड से कोरोमंडल जा रही थी क्या वो परमिसिबल लिमिट में थी या नहीं? दूसरे और यशवंतपुर एक्सप्रेस जो डाउन हावड़ा की तरफ जा रहा था, उस ट्रेन के साथ भी इसका कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराया। बीच में एक गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी जो थी वो मालगाड़ी थी, मालगाड़ी से सीधा जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस ने टक्कर मारी, यानी लाइन से पटरी से उतर गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। क्या स्पीड की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस उतर गई थी? ये तफ्तीश की विषय है, जिसको अच्छी तरह से छाना जा रहा है। इस समय रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स आए हैं, आप देख सकते हैं। एक बार फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि डीजी ओडिशा पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है, रेल के सीनियर अफसर यहाँ पर मौजूद है और इलाके का मुआयना कर रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और उनके तरफ से स्टेट मोर्निंग का अनाउंसमेंट किया गया है, और कोई भी और उनके तरफ से भी एक रिपोर्ट मांगी जाएगी, और रेलवे मिनिस्टर जो है वो रेल मंत्री खुद यहाँ पर आज पहुंचेंगे दिन में, और उनको पूरा स्टेटस रिपोर्ट रेलवे की तरफ से दिया जाएगा। एक बड़ा सवाल जरूर है रेलवे सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बार बार इस तरह का हादसा जब भी होता है कि रेल की सेफ्टी को लेकर एक सवाल हमेशा खड़ा होता है, और इस बार शायद इतने लोगों की जान जाने के बाद, क्योंकि गायसाल ट्रेन दुर्घटना जो हुई थी, हम अमूमन उसी तरह का एक दुर्घटना को हम इस समय विटनेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गायसाल में हमने देखा था, यहाँ पर भी एक ट्रेन की बोगी दूसरे बोगी के ऊपर चढ़ चुकी है, और अंदर उन बोगियों में लोग अभी नहीं है क्योंकि इनको सैनिटाइज कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे बोगी है जो पूरी तरह से बिखर चुका है। उन बोगियों के अंदर कोई फंसा है या नहीं, उसे जांच कर उन स्नीफर डॉग्स को लाया गया है एनडीआरएफ की तरफ से, और उसे इस्तेमाल करके अंदर कोई फंसा है या नहीं है उससे समझने की कोशिश इस समय लगातार किया जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं, आम लोग, काफी तादाद में यहाँ पर लोग आ पहुंचे हैं, उनको यहाँ से हटाने की जद्दोजहद किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यहाँ पर कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए इलाके को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है। क्योंकि वो यहाँ पर आएंगे तो डीजी पुलिस और साथ में रेलवे ऑफिसर्स जो है उनके तरफ से भी एक ब्रीफिंग उनको दी जाएगी कि स्थिति क्या है और क्या पॉसिबिलिटी रहा होगा जिस वजह से इस तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें 3 ट्रेन एक दूसरे से आपस में टकराए। और कोरोमंडल की स्पीड शुरू से ही कहा जा रहा था तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ज्यादा थी। क्या वो परमिसिबल लिमिट थी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी रेलवे के लिए इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन जो स्थिति इस समय बनी हुई है, कम से कम ये मलबा हटने में 24 से 48 घंटे का कम से कम वक्त लगेगा, और ये तभी संभव है जब तक जो एनडीआरएफ और भारतीय सेना की ओर से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा कि अंदर कोई शव या फिर कोई इंसान जीवित तौर पर मौजूद नहीं है, उसके बाद ही ये मलबा हटाने का काम पूरी तरह से किया जाएगा। बिल्कुल तपस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन पूरी खचाखच ट्रेन भरी हुई थी। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन जो है उसे दक्षिण के राजा के तौर पर भी जाना जाता है साउदर्न रेलवे के अंदर, क्योंकि ये ट्रेन 1977 में चली हुई सुपरफास्ट ट्रेन्स की लीग में आती है, और ये जो रूट कवर करती है, जो 3-4 राज्यों से होकर ये ट्रेन गुजरती है, तो ये काफी हाई डेंसिटी और काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट रूट है, तो इसकी वजह से ये हमेशा पैक्ड रहती है, और इसीलिए ये ट्रेन जो थी वो फुल थी। जी देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस जब भी शालीमार से या हावड़ा से पहले छूटा करता था, कोरोमंडल एक्सप्रेस एक ऐसा लौता ट्रेन है जिसमें ज्यादातर बंगाल से लोग और उड़ीसा से लोग दक्षिण भारत जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और कई लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो इसलिए ये कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो डेंसिटी ऑफ ट्रैवलर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो रिजर्व कंपार्टमेंट्स है उसका एक आंकड़ा रेलवे के पास है, लेकिन अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स जो हैं वहां हम जानते हैं कि अमूमन
वो लिस्ट रेलवे के पास नहीं होता है। तो और अब हमने देखा है कि जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स है वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। तो उसके अंदर कितने लोग फंसे थे, कितनों को निकाला गया, क्या उनका परिचय है, ये इन आंकड़ों को इकट्ठा करना अभी एक बहुत बड़ी चुनौती लग रही है रेलवे के लिए। लेकिन जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। सुबह 4:30 तक जो आंकड़े थे 207, अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 230 से ज्यादा, और ये माना जा रहा है कि और शायद आंकड़े बढ़ सकते हैं, जो दुखद बात है। लेकिन इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी ना किसी को वो करना होगा, किसी न किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, जिम्मेदारी लेना होगा। वो कौन लेंगे ये देखना जरूरी होगा, और ये बेहद जरूरी है। हम यहाँ पर जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कई लोगों का ये कहना है कि ट्रेन में अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, कि काफी सुरक्षित होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस, यशवंतपुरा डाउन हावड़ा और बीच में मालगाड़ी, तीनों ट्रेन की टक्कर होती है और जिसमें इतने सारे लोगों की जान जाती है। तो कहीं ना कहीं चूक जरूर थी। ये चूक किनके तरफ से हुई थी ये तफ्तीश की बात होगी। वो आज रेलवे के जो सीनियर पर मौके पर मौजूद है और रेलवे मिनिस्टर भी आएंगे, वो भी ब्रीफिंग लेंगे, तब जाकर आगे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कारण क्या था। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन होने में काफी समय लगेगा। लेकिन प्रायोरिटी अभी यही है कि अगर अंदर कोई फंसे हैं तो उन्हें निकालना, वो सबसे बेहद जरूरी काम है इस मोमेंट पे। जी तपस, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, इस भयावह मंजर को देख रहे हैं और लगातार शाम से ही रिपोर्ट कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाली सबसे पहली टीमों में से आप थे। तो क्या कुछ खौफनाक मंजर आपने देखा? जो लोग अब इस हादसे की तस्वीर को देख रहे हैं शायद उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। क्या कुछ रात को हर्डल्स आई इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए? कितना मुश्किल था? देखिए, अगर आप पूछे तो मैं कहूंगा कि दिल दहला देने वाली तस्वीर हमने देखी थी, क्योंकि जब हम स्पॉट की तरफ पहुंच रहे थे लगातार एम्बुलेंस के जो काफिले कह सकते हैं, एक के बाद एक एम्बुलेंस एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जा रही है, तो दूसरे डाउन रूट से हमारी गाड़ी। जी मैं आपको रोकना चाहूंगी तपस, ओडिशा की तरफ से चीफ सेक्रेटरी क्या कुछ बयान दे रहे हैं, जरा सुनते हैं। इट हैज बीन सो बैडली डैमेज्ड दैट पॉसिबली railway crane might also be required. The railway board chairman is there in the site. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task. Regarding treatment, treatment in government as well as private hospitals are extended to all the injured people. In the meanwhile, autopsies have started in different places, and those bodies which are identified and their kith and kin are there, they are producing their identity and also are receiving the bodies. All efforts are made to complete the autopsies early, and whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kith or kin or will be transported to the respective destinations. The bodies which will not, if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy and further action.